जी, पहले हमें देखनी है जी मैनेजमेंट नॉर्मल लेबर की, फिर हम एब्नॉर्मल लेबर की मैनेजमेंट देखेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जब वुमेन आपके पास आए, आपने पहले ना वुमेन को क्राइटेरिया बता देना है कि कब आपने जो है ना वो मिडवाइफ के पास आना है या हॉस्पिटल आना है। अगर तो आपको जो है ना वो आपकी मेम्ब्रेन ब्रोकन हो जाए यानी लीकिंग शुरू हो जाए, और अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होना शुरू हो गया और इतनी कॉन्ट्रैक्शन हो कि एवरी 5 मिनट हो, ये नहीं है कि बहुत घंटे के बाद कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। क्योंकि हमने देखा था कि लेबर के 2 क्राइटेरिया थे, एक तो कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए और उसमें जो है ना वो गैप सिर्फ 4 से 5 मिनट का ही होना चाहिए। तो दोनों में से कोई क्राइटेरिया फुलफिल हो तो आपने मिडवाइफ के पास आ जाना है या हॉस्पिटल आपने आ जाना है। अच्छा, अब आपने जैसी फीमेल आ जाती है उसकी पहले हिस्ट्री लेनी है, डिटेल्ड हिस्ट्री उसकी लेनी है, जिसमें पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री होगी। जो तो बुक्ड होती हैं यूजुअली उनकी ऑलरेडी हिस्ट्री ले चुकी होती है, उनके कार्ड बने होते हैं, उस पर सारा कुछ लिखा होता है। लेकिन अगर ऑलरेडी नहीं ली हुई तो उनकी पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, उनकी करंट प्रेगनेंसी की सारी हिस्ट्री, उनकी रेलिवेंट मेडिकल हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें उनसे पूछनी है। और फिर आपने एग्जामिनेशन पे आ जाना है, ठीक है। अब उसने ना कुछ एडमिशन हिस्ट्री बताई हुई है कि एक टेबल पे उसने बताया कि अगर फीमेल आपके पास आ रही है तो आपने उससे पूछ लेना है कि प्रीवियस कितनी बर्थ हुई हैं, उन जो बेबी उनके क्या साइज थे, उनका प्रीवियस सी सेक्शन हुआ है कोई, अगर जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो क्या ऑनसेट है, कब से शुरू हुई है, कितनी फ्रिक्वेंसी की हो रही है, कितनी लंबी कॉन्ट्रैक्शन चल रही है। जैसे हमने देखा था नॉर्मल ड्यूरेशन 1 मिनट तक होती है। और कितनी स्ट्रेंथ है, उसको क्या फील हो रहा है, कितनी स्ट्रेंथ है। और ये पूछना है कि मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, अगर रप्चर हो गई है तो जो एमनियोटिक फ्लूइड आया उसका क्या कलर था, क्या अमाउंट थी, कोई वेजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं हुआ, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुई वेजाइना से, कोई जो है फीटस ने मूवमेंट तो भी शो नहीं की, कोई रिसेंट एक्टिविटी फील हुई है फीटस की। और जो है कोई मेडिकल इशू तो नहीं है ऐसा, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन वगैरह का कोई डायग्नोसिस तो नहीं बना हुआ प्रेगनेंसी में। कोई न जो है ना वो इमोशनल साइकोलॉजिकल नीड उसकी स्पेशल नीड हो। वैसे तो हर किसी को लेबर के दौरान इमोशनल सपोर्ट देनी है, बट कुछ को ज़्यादा जो है वो नीड होती है और ज़्यादा उनको ये होता है कि उनका कोई अपना जो है वो पास हो। तो इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है। कोई जो है ना वो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है लेबर के लिए, डिलीवरी के लिए, और आपकी क्या बर्थ प्रेफरेंस है, क्या प्लान है कि सी सेक्शन है वो, ये सारी जो है ना वो चीज़ें आपने उससे पूछ लेनी है। फिर आपने ये चंद सवाल करने के बाद एग्जामिनेशन पे आ जाना है। अब वो कह रहा है कि ये देखना ज़रूरी है कि फीमेल का जनरल एग्जामिनेशन में उसका पहले तो बीएमआई देखना है, उसका वेट और हाइट देख लेना है, क्योंकि बीएमआई जो है लेबर में मसला कर सकता है अगर बहुत ज़्यादा ओबीस हो फीमेल। फिर जो है ना वो उसका फिर जो है आपने उसका टेम्परेचर, उसकी पल्स, उसका बीपी, ये सारे भी आपने रिकॉर्ड करने हैं। और उसका यूरिन का ये सैंपल भी ले लेना है कि प्रोटीन यूरिया तो नहीं है या हीमाचूरिया तो नहीं है, कीटोन तो नहीं आ रहे यूरिन में, ग्लूकोज का क्या, ग्लूकोज यूरिया तो नहीं है, नाइट्रेट तो नहीं आ रहे। ये सब चीज़ें जो है उनके डिफरेंट, जैसे नाइट्रेट होंगे तो कोई इन्फेक्शन शो करेंगे, ग्लूकोज होगा तो वो जो है वो डायबिटीज़ को शो कर सकता है, अगर कीटोन है वो भी डायबिटिक जो होता है वो कीटोएसिडोसिस को शो कर सकते हैं। इस तरह से हमने उसका यूरिन टेस्ट करना है। ये एग्जामिनेशन जो जनरल पॉइंट थे। अब आ जाए सर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले एब्डोमेन को जनरली इंस्पेक्ट कर लिया कि प्रीवियस कोई स्कार नजर आ रहा है किसी प्रीवियस सर्जरी का। फिर जो है ना अब फीटस से रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बताऊंगी कि आपने एब्डोमेन में क्या क्या एग्जामिन करना है। सबसे पहले अपने फीटस की लाई देखनी है। लाई जो है ना वो जब उसको पैल्पेट करते हैं तो पता चल जाती है कि फीटस लॉन्गिट्यूडनल पड़ा हुआ है, ट्रांसवर्स पड़ा हुआ है या ओब्लीक पड़ा हुआ है। फिर आपने देखना है कि उसका प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है। ये भी एक्सपीरियंस से पता चलता है पैल्पेट करने से कि हेड जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट है या जो बटक्स है वो प्रेजेंटिंग पार्ट है। तो उसका सेफ्लिक है या ब्रीच है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, ये देखना है। फिर देखना है कि अगर सेफ्लिक है तो कितनी इंगेजमेंट की डिग्री है। अब आपको पता है ना कि डिग्री ऑफ इंगेजमेंट कैसे पता चलती है। हमने नंबर ऑफ फिफ्थ देखना है कि एब्डोमेन में कितने पाल्पेबल है। अगर एब्डोमेन में 2/5 से ज़्यादा पैल्पेबल है, यानी 3/5 जो है पोर्शन वो एब्डोमेन में पड़े हुए हैं, 3/5, तो फिर इसका मतलब अभी इंगेजमेंट नहीं हुई, ठीक है। 2/5 तक होने चाहिए या 2/5 से भी कम होने चाहिए। अच्छा, तो ये देख लेना आपने। तो क्या क्या चीज़ें देखी, लाए, फीटस, प्रेजेंटिंग पार्ट उसका कौन सा है, डिग्री ऑफ एंगेजमेंट क्या है, ये तीनों चीज़ें हमने पैल्पेट कर ली एब्डोमेन में। और अगर आपको सही से आइडिया ना हो रहा हो या हेड अभी हाई हो तो आप अल्ट्रासाउंड स्कैन भी करके देख सकते हो कि क्या प्रेजेंटिंग पार्ट है और उसका जो है ना वो कितनी उसकी एंगेजमेंट हो गई है, उसकी क्या पोजीशन है। ये चीज़ें आप सिर्फ पैल्पेशन से नहीं बल्कि अल्ट्रासाउंड से भी कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जो है वो एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन करते हुए, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हुए कॉन्ट्रैक्शन की भी स्ट्रेंथ देख लेनी है, कॉन्ट्रैक्शन को भी असेस कर लेना है। क्योंकि आप फीटस को तो पैल्पेट करो साथ आप यूट्रस को भी तो पैल्पेट करो ना, तो आप उसने उसकी कॉन्ट्रैक्शन भी आपने असेस कर लेनी है। और जो है आप सीटीजी, मैंने आपको बताया था कि सीटीजी के साथ अगर एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर रखते हैं तो उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। टोकोकार्डियोग्राफ में भी आप कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन टोकोकार्डियोग्राफ आपको सिर्फ उसकी रेगुलरिटी, उसकी ड्यूरेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, ये आपको उसकी स्ट्रेंथ नहीं बताएगा। अब आगे आ जाए जी जनरल एग्जामिनेशन की तरफ। हमने जनरल एग्जामिनेशन किया, हमने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया, अब हमने करना है उसका विजनल एग्जामिनेशन। जो विजनल एग्जामिनेशन है वो उसकी कंसेंट लेनी है, प्रॉपर कंसेंट के बाद प्रॉपर एक्सपोजर, और फिर ये करना है। अच्छा, उसके बाद जो आदत है कि आपने कैसे विज़न एग्जामिनेशन करना है कि आपने अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को टॉप ऑफ द विजाना पे लेके जाना है, उसको पास करने की कोशिश करनी है। और फिर जो है ना अपनी आप इंडेक्स और मिडिल फिंगर जो आप अंदर लेके गए हैं उसकी मदद से आपने सर्विक्स को एग्जामिन करना है कि उसकी क्या पोजीशन है, उसकी लेंथ क्या है, वो फेस हुई है नहीं हुई, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, डायलेटेशन क्या है, और प्रेजेंटिंग पार्ट एप्लीकेबल हुआ है सर्विक्स पे या नहीं हुआ। इसके लिए एक निमोनिक है प्लेसिड, PLECAD। पी से हमने याद रखना है कि जब हमने अपनी फिंगर्स को लेके जाना है हमने सर्विक्स की पोजीशन देखनी है। एल से हमने उसकी लेंथ देखनी है।
ई से हमने इफेसमेंट देखनी है, सी से हमने उसकी कंसिस्टेंसी, ए से देखना है कि एप्लीकेशन टू द प्रेजेंटिंग पार्ट, और डी से देखना है डायलेटेशन। ये जो चीज़ें हैं ना, अब वो कह रहा है कि 36 वीक की gestation यूजली तो लेंथ है सर्विक्स वो 3 सेंटीमीटर तक होती है। और फिर जैसे जैसे वो लेबर की स्टेजेस गुजरती हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज जब आती है हमने देखा था कि उसकी शॉर्टनिंग होती जाती है, दूसरा उसकी इफेसमेंट होती जाती है। और जो डायलेटेशन है वो आपने जब तक सर्विक्स 4 सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है ना, इसकी फेसमेंट कंप्लीट हो जाती है। हमने देखा था ना फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के हमने 2 फेज बनाए थे, तो उसमें से पहला फेज था लेटेंट फेज था, उसमें फेसमेंट भी कंप्लीट हो जाती थी, क्योंकि फेसमेंट यूजली डेज और वीक्स बिफोर लेबर शुरू हो चुकी होती है, तो वो लेटेंट फेज के एंड तक खत्म हो जाती है। और उसमें जो है 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन भी होती थी। तो ये 2 काम होते थे फर्स्ट जो स्टेज थी उसके लेटेंट फेज में। और दूसरी वो बात कर रहा है कि आपने जो है अगर आपको सर्विक्स फील ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब है सर्विक्स जो है 10 सेंटीमीटर फुली डायलेट हो चुकी है। और अगर सर्विक्स डायलेट हो चुकी है, वो चाहे 4 सेंटीमीटर डायलेट हुई है, 5 जितनी भी डायलेट हुई है, उस डायलेटेशन की वजह से आपने फीटस का जो हेड है उसका स्टेशन भी फील कर लेना और उसकी पोजीशन भी। स्टेशन एंड पोजीशन दोनों चीज़ों से आप लोग अच्छे से वाकिफ हो। मैंने कितनी दफ़ा बताई है कि पोजीशन का मतलब है कि ऑक्सीपिटो इंटीरियर होना चाहिए, और स्टेशन का मतलब ऑक्सीपिटो इंटीरियर ही वो रहेगा जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाता हेड थ्रू आउट अपनी जर्नी। वो एक दफ़ा जब वो रोटेट हो गया, उसकी पोजीशन ऑक्सीपिटो इंटीरियर हो गई, तो वो ऑक्सीपिटो इंटीरियर देगा। दूसरी चीज़ उसका स्टेशन ईस्टियल स्पाइन के साथ उसका क्या रिलेशन है, वो उससे आगे उससे पीछे या उसके लेवल पे, ये भी आपने देखना है। ये आप तब देख पाओगे कि सर्विस डायलेट हो गई है तो। ठीक है। उसके बाद विजुअल एग्जामिनेशन की मदद से आप फीटल हेड की पोजीशन, स्टेशन और एटीट्यूड भी फील कर लोगे उसका कि वो फुली फ्लेक्स्ड है या एक्सटेंडेड है, क्या पोजीशन है। मोल्डिंग भी फील कर लोगे कि वो जो मोल्डिंग होनी थी कि बोन कंप्रेस होना था और उन्होंने जो है ना वो ओवरलैप करना था, कि वो मोल्डिंग हो गई है। फिर आगे उसने एक लाइन में बता दिया कि अगर तो लेबर नॉर्मल होगी तो वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट होना चाहिए, पोजीशन जो है वो ऑक्सीपिटो इंटीरियर होनी चाहिए। और पोजीशन ऑक्सीपिट को आपको कैसे पता चलेगा कि जो इंटीरियर पोर्शन है ऑक्सीपिट है, आपको ट्रायंगुलर सा एक पोस्टीरियर फंटनेले फील होगा। तो अगर ट्रायंगुलर पोस्टीरियर फंटनेले पड़ा हुआ है प्यूबिक सिम्फिसिस के नीचे, तो इसका मतलब पोजीशन नॉर्मल है, ऑक्सीपिटो इंटीरियर है। और अगर आपको पोस्टीरियर फंटनेले फील नहीं हुआ, तब उसके क्या क्या मायने हो सकते हैं। एक उसका मायने हो सकता है कि एटीट्यूड ही अब नॉर्मल है, यानी हेड सही से फ्लेक्स ही नहीं हुआ, क्योंकि हेड ने फ्लेक्स होना था। तो फिर ही आपको वो जब हेड ने पूरा फ्लेक्स होना था, चिन ऑन द चेस्ट आनी थी, फिर ही वो जो पीछे वाला सारा पार्ट था वो आगे की तरफ आना था। तभी हमने कहा था ना सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, कि ऑक्सीपिटल पोर्शन जो है वो फ्रंट की तरफ आना था। तो अगर वो सही से फ्लेक्स ही नहीं हुआ तो ऑक्सीपिट आपको फील ही नहीं होगा। दूसरी चीज हो सकता है उसकी पोजीशन मैल पोजीशन हो, कि फ्लेक्शन तो हुई थी लेकिन पोजीशन उसकी जो है वो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो गई। ठीक है। तीसरा ये हो सकता है मोल्डिंग बहुत ज्यादा हो गई है, सूचर फील ही नहीं हो रहे, सूचर नहीं फील हो रहे तो फिर वो फंटनेले भी फील नहीं होगा। लेकिन ये जो तीनों फाइंडिंग है ये नॉर्मल लेबर को शो नहीं करती, ये एब नॉर्मल लेबर को शो करती हैं। इसका मतलब है जब भी आपको ट्रायंगुलर पोस्टीरियर फंटनेले फील नहीं होगा, तो वो शो कर रहा होता है कि लेबर ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, लेबर प्रोलॉन्ग हो सकती है, और आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ सकते हैं, आपको सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ सकता है। ठीक हो गया। आगे उसने इंपॉर्टेंट बात की है कि जब आपने स्टेशन को देखना है ना, आप जनरल असेसमेंट करो स्टेशन की हेड जो है वो स्टेज स्पाइन से कितने रिलेशन में है। साथ ही आपने एब्डोमेन में डिग्री ऑफ एंगेजमेंट को भी देखना है, दोनों को आपने असेस करना है और दोनों को फिर कंपेयर करना है। इधर से आप स्टेशन देख रहे हो वजाइना वाली साइड से, एब्डोमेन वाली साइड से आप उसका इंगेजमेंट देख रहे हो। अगर हेड फुली इंगेज होगा यानी जीरो पैल्पेबल है, एब्डोमेन में आपको उसका कोई पोर्शन पैल्पेबल नहीं है, इसका मतलब है सारा पेल्विस में फुली इंगेज्ड है। ठीक है। और बिलो द स्टील स्पाइन भी होगा, स्टेशन भी आपको उसका +1 नजर आ रहा है, और ऑक्सीपिट भी इंटीरियर है, तो इसका मतलब है गुड हो गया। अब बहुत फेवरेबल है, आसानी से आराम से जनरल डिलीवरी हो जाएगी। इंगेजमेंट भी पूरी हो गई, स्टेशन भी +1 हो गया, और पोजीशन भी नॉर्मल है, तो अब ना ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, ना ही जो है ना वो प्रोलॉन्ग होगा, नॉर्मल जनरल डिलीवरी हो जाएगी। आगे वो एक और बात करता है कि विजुअल एग्जामिनेशन पे आप मेम्ब्रेन की कंडीशन भी देख सकते हो कि वो रप्चर हो गई है, अगर रप्चर हो गई है तो क्या कलर है एमनियोटिक फ्लूइड का, क्या अमाउंट है। और जो है ना अगर तो क्लियर फ्लूइड नज़र आ रहा है, क्लियर जो है ना वो फ्लूइड है काफ़ी ज़्यादा है, तो ये अच्छा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। और अगर थोड़ा कम फ्लूइड है और उसमें ब्लड भी है या मिकोनियम है, तो ये वार्निंग साइन है कि फीटल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, फीटल हाइपोक्सिया की तरफ जा सकता है। ठीक हो गया। और वो वाली वुमेन जो कि एग्जामिनेशन में पता चल रहा है कि भाई इनमें तो अभी लेबर शुरू ही नहीं हुई, उनको फिर एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया कहीं एनाल्जेसिया दे देना है पेन, ताकि उनकी रिलीव हो, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, उनको कहना है रीअश्योर करना है कि अभी आप घर जाएं, जब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, इनकी स्ट्रेंथ और फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, तब आपने वापस आना है, इसका मतलब तब लेबर इंड्यूस होगी। ठीक है। अब आगे चलने से पहले मैं चाहूंगी कि हम विजाइनल एग्जामिनेशन के पॉइंट रिवाइज कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने विजाइना में एग्जामिन करनी है और हमें वो भूल ना जाए। सबसे पहले विजाइनल एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर कॉन्सेंट लेनी है, प्रॉपर उसका एक्सपोजर लेना है, फिर अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को यूज़ करना है। विजाइना में जो जो चीज़ें आपने जाकर सबसे पहले सर्विक्स की देखनी है, वो प्लेसिड का निमोनिक है, पोजिशन, लेंथ, इफेसमेंट, कंसिस्टेंसी, एप्लीकेशन टू प्रेजेंटिंग पार्ट और डायलेटेशन, ये सारी चीज़ें सर्विक्स से रिलेटेड देखनी है। उसके बाद अगर सर्विक्स डायलेट हो गई है, तो फिर आपको फीटस का हेड फील होगा, उसकी पोजीशन देख लेनी है। पोजीशन देखने के लिए आप पैल्पेट करोगे कि आपको ट्रायंगुलर सा पोस्टीरियर फंटनेले फील हो रहा है, अगर नहीं फील हो रहा है तो इसका मतलब पोजीशन अब नॉर्मल है, एटीट्यूड अब नॉर्मल है, और लेबर ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, लेबर प्रोलॉन्ग हो सकती है।
और स्टेशन के लिए भी आपने उसका हेड देखना है कि उसका स्टेल स्पाइन के साथ क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो आपने हेड का क्या किया, उसका एटीट्यूड, उसका स्टेशन, उसका पोजीशन फील कर लिया। उसके बाद आपने वजाइना में से ही जो है वो स्टेशन देखकर उसको कंपेयर कर लेना है इंगेजमेंट के साथ एब्डोमेन की तरफ से पल्पेट करके। तो अगर इंगेजमेंट फुली है, स्टेशन +1 है, तो ये फेवरेबल प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। उसके बाद वजाइना के एग्जामिनेशन पे आपने मेम्ब्रेन की कंडीशन और जो लाइकर है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, वो उसका क्या कलर है, उसकी क्या अमाउंट है, ये भी देख लेना है। और अगर ये सारा एग्जामिनेशन पूरा करने के बाद एब्डोमिनल वेजाइनल करने के बाद आपको लग रहा है कि भाई इसकी सर्विक्स भी डायलेट नहीं हुई, इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत कम आ रही है, स्ट्रेंथ भी कम है, तो ये अभी लेबर शुरू नहीं हुई, तो आपने उसको रीअश्योर करवा के एनाल्जेसिया दे के घर भेज देना है। और दूसरा केस ये है कि अगर लेबर शुरू हो चुकी है और आपको लेबर पे सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं कि पोजीशन भी नॉर्मल है, प्रेजेंटिंग पार्ट भी वर्टिक्स है, इंगेजमेंट भी फुल हो गई है, स्टेशन भी +1 हो गया है, सर्विक्स डायलेट है, फेस सब कुछ ठीक है, फिर उसको मिडवाइफ की ज़रूरत है। सिर्फ मिडवाइफ उसको असेस करती रहेगी, उसको मॉनिटर करती रहेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आ गई है, कोई रिस्क फैक्टर नज़र आ गया आपको, यानी कोई ऐसा स्टेशन एबनॉर्मल है या पोजीशन ठीक नहीं है, एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो फिर मेडिकल टीम इन्वॉल्व होगी। फिर जो है ना ऑब्स्टेट्रिक टीम आएगी और वो जो है ना फिर देखेगी कि कैसे मैनेज करना है। अब उसने 2-3 लाइनों में आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो कि आपके एमसीक्यू पॉइंट है कि जब वुमेन में लेबर शुरू हो जाए, वो आपके पास आ जाए, आप उसका सारा एग्जामिनेशन कंप्लीट करके या डायग्नोसिस बना लो, कंफर्म कर लो कि लेबर शुरू हो चुकी है। फिर आपने हर घंटे बाद उसकी पल्स उसकी लेनी है। हर 4 घंटे बाद उसका टेम्परेचर और बीपी चेक करना है। हर 30 मिनट के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है कंट्रैक्शन की। और हर 4 घंटे के बाद ही उसका विजाइनल एग्जामिनेशन करना है। तो एवरी 4 आवर उसका पहले टेम्परेचर और बीपी चेक होगा, फिर विजाइनल एग्जामिनेशन हो जाएगा। और एवरी 30 मिनट उसकी फ्रीक्वेंसी देखी जाएगी कॉन्ट्रैक्शन की, और एवरी आवर उसकी पल्स मेजर की जाएगी। पल्स को तो आप पीएच से याद रख लेना कि पल्स आर्ली मेजर करनी है। और बीटी यानी ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर, आपने इसको बीटीवी कर लें। बीटीवी का मतलब है कि ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और विजाइनल एग्जामिनेशन एवरी 4 आवर होगा। और जो फ्रीक्वेंसी है वो एवरी 30 मिनट होगी। इस तरह से किसी भी तरह इसको याद कर लें। उसके बाद वो कह रहा है कि फीमेल को जो है ना, जब अवॉइड करेगी यूरिन, तो उसका यूरिन आपने उसके लिए प्रोटीन के लिए और ग्लूकोज के लिए, कीटोन के लिए चेक भी करना है। ये हमने पहले भी देखी चीज़। और अगर वो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया रिक्वायर है, उसको एपिड्यूरल एनाल्जेसिया वो चाहती है कि मुझे पेन रिलीव करने के लिए ये वाला एनाल्जेसिया चाहिए, तो उस केस में आपको पता है कि ब्लडर अपना कंट्रोल ब्लड पे नहीं रहता, तो उस केस में फिर आपने उसको कैथेटराइज कर देना है। ये तो था कि अभी तक फर्स्ट स्टेज चल रही थी, अभी तक सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी। लेकिन अगर सेकंड स्टेज आ गई है, सेकंड में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपल्सिव हो जाती हैं और मदर पुश करना शुरू कर देती है। पुश करना उसने शुरू कर दिया है या आप उनसे पुश करवा रहे हैं, उस केस में फिर आपने उसका पल्स हर घंटे बाद लेनी है, बीपी भी हर घंटे बाद लेना है, और जो वजाइनल एग्जामिनेशन है वो भी आपने एवरी और करना है। अब उसको आपने 4 आवर पर नहीं लेके जाना, अब हर घंटे ही जो है ना वो आपने उसका एग्जामिनेशन करना है। तो यहाँ तक होगी जी बात मदर से रिलेटेड। आगे आ जाती है फीटल असेसमेंट कि अब लेबर में आप मदर को तो देख रहे हो, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि जो स्टेशन एटीट्यूड वगैरह तो हम देख रहे हैं, हम ये भी तो देखें कि बच्चा जो है वो उसका हार्ट बीट चल रही है, वो ठीक है, उसको कोई मसला तो नहीं है, वो हाइपोक्सिक तो नहीं हो गया। ये चीज़ें भी तो असेस करनी है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो प्लेसेंटा का ब्लड फ्लो है वो कम होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर कम होता है, और बेबी को जो है वो हर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे कम ब्लड मिलता है, कम ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो इसलिए बेबी को भी तो साथ साथ मॉनिटर करना है। और वो वाला बेबी जो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज था, जब उसको कम ब्लड कम ऑक्सीजन मिलेगी, तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से वो एरोबिक से एनारोबिक मेटाबॉलिज्म पे चला जाएगा। जब वो एनारोबिक पे जाएगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड वहाँ पे जमा होगा, हाइड्रोजन आयन जमा होंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि फीटस को जो है ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाएगी। और ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर प्रोलॉन्ग हो गई और सवेयर हो गई, तो ये न्यूरोनल डैमेज करवा सकती है और परमानेंट न्यूरोलॉजिकल इंजरी हो सकती है। इवन उसकी इंट्रापार्टम डेथ यानी बर्थ के दौरान ही, लेबर के दौरान ही डेथ भी हो सकती है। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि फीटस को हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है और फीटस को मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो रही है? तो आपको ऐसे पता चलेगा कि जब आप उसकी ऑस्कल्टेशन करोगे और उसकी सीटीजी करोगे, तो सीटीजी पे कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आएंगे जो शो करेंगे कि भाई फीटस हाइपोक्सिया में जा रहा है, और फीटस जो है ना वो हार्ट रेट उसका खराब हो रहा है और उसको एसिडोसिस हो रही है। सीटीजी पे पता चलेगा। ये चीज़ें सीटीजी वाले चैप्टर में हमने देखी हैं कि वो जो हम डीसेलरेशन एक्सेलरेशन डिस्कस करते हैं ना, वो यही शो करती थी कि डीसेलरेशन शो होना शुरू हो गई है, एक्सेलरेशन एब्सेंट है, तो इसका मतलब है कि जी फीटस जो है वो हाइपोक्सिक है। एक और उसने बात की कि अगर फीटस हाइपोक्सिया में होगा ना, तो जो मेकोनियम आएगा वो बहुत थिकर ब्राइटर ग्रीन कलर होगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीटीजी वाली बात है। आगे आ जाती है जी फीटल असेसमेंट के क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास लेबर में, हम फीटस को कैसे कैसे असेस कर सकते हैं। एक तो वही था ना कि फीटस को सीटीजी करके कंटिन्यूस उसकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग की जा सकती है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कंटिन्यूस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम देखेंगे कंटिन्यूस इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग भी होती है। ये जो सीटीजी है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग है। और जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग है वो फीटल स्कैप पे एक इलेक्ट्रोड रखा जाता है और उसकी मदद से की जाती है। तो ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद आप इंटरमीडिएट उसकी ऑस्कल्टेशन करोगे फिटल की हार्ट की। एक स्टेथोस्कोप होता है, पिनार्ड स्टेथोस्कोप या हैंड हेल्ड डोपलर अल्ट्रासाउंड, उसकी मदद से फिटल का हार्ट भी सुनना होता है, ऑस्कल्टेट करना होता है। फिर आप एमनियोटिक फ्लूइड को इंस्पेक्ट करोगे कि उसका कलर कैसा है। अगर वो फ्रेश मेकोनियम है, वो उसमें जो है ना वो ब्लड तो नहीं है, उसमें ब्लड नहीं होना चाहिए।
और इस तरह की आप जो है ना इंस्पेक्ट करोगे, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर देखोगे, ठीक है। उसके बाद आप फीटल के स्क्रैप से ब्लड भी ले सकते हो। ये हर फीटस में नहीं करना होता, ये उनमें करना होता है जिनमें सीटीजी अब नॉर्मल आ जाए, फिर हम उनका क्या करते हैं, हम स्क्रैप से उनका ब्लड सैंपलिंग ले लेते हैं। इसके मैं आगे आपको डिटेल्स बताती हूँ। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको इतने सारे तरीके बताए ना फीटल असेसमेंट के, ये हर डिलीवरी में, हर लेबर में आपने अप्लाई नहीं करने शुरू कर देने कि जो भी लेबर के लिए फीमेल आई है, आप उसकी जो है ना वो सीटीजी भी कर रहे हो, आप उसकी इंटरनल मॉनिटरिंग के लिए स्कैल्प पे भी इलेक्ट्रोड लगा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सिर्फ क्या करेंगी, ये एक तो पैटर्नल जो है वो एंजाइटी को इंक्रीज कर देंगी, दूसरा ये वैसे ही सिजेरियन सेक्शन का रेट इनकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा कि इतनी मॉनिटरिंग की वजह से कोई मसला नहीं भी होगा, ये फॉल्स पॉजिटिव दिखा देंगे कि भाई मसला हो गया है, फीटस हाइपोक्सिया में है, हालांकि फीटस नॉर्मल होगा। तो उस केस में फिर आपको सी सेक्शन करना पड़ेगा, और इन चीज़ों की वजह से सी सेक्शन के रेट बढ़े हुए हैं। तो इसीलिए बड़ा जो है ना वो सोच समझ के फैसला करना है आपने, और मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से चलना है। सबसे पहले तो जो फीमेल आपके पास कॉन्ट्रैक्शन के साथ आई है, आपने पिनार्ड स्टेथोस्कोप को सिर्फ यूज़ करना है एवरी 15 मिनट फर्स्ट स्टेज में, और एवरी 5 मिनट सेकंड स्टेज में, 1 मिनट तक तकरीबन फीटस के हार्ट को सुन लेना है आफ्टर एवरी कॉन्ट्रैक्शन। यानी कॉन्ट्रैक्शन में फिर आपने 1 मिनट तक फीटस का हार्ट ऑस्कल्टेट किया, फिर कॉन्ट्रैक्शन में फिर ऑस्कल्टेट किया, इस तरह से आपने करते रहना है। उसके बाद आपके पास दो सिनेरियो, एक तो वाला सिनेरियो कि जो फीमेल आपके पास लेबर के साथ आई है उसमें ऑलरेडी कोई कॉम्प्लिकेशन है, वो हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है, कोई इस तरह की उसमें ना कोमोर्बिडिटी है। ऐसी फीमेल जब आई है तो पहले उसकी सीटीजी कर लें, उसकी सीटीजी कर लें, सीटीजी करके वो देख लें कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। फिर उसको ये भी कहें कि तुम्हें थ्रू आउट द लेबर जो है कंटिन्यूस तुम्हारी फीटस की इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग होगी, कंटिन्यूस उसकी मॉनिटरिंग होगी। लेकिन वो वाली फीमेल जो बिल्कुल हेल्दी है और नॉर्मल है, उसमें कोई कोमोर्बिडिटी भी नहीं है, जब वो आती है लेबर के साथ तो उसकी सीटीजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसकी सीटीजी आपने नहीं करनी। और उसमें ना ही कंटिन्यूस ईएफएम मॉनिटरिंग होगी, उसमें सिर्फ मॉनिटरिंग तब होगी कि अगर लेबर के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाती है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तब आप उसकी जो है वो मॉनिटरिंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब वो आगे बात कर भी देते हैं कि हमने कहा कि नॉर्मल हेल्दी वुमेन में मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या इंडिकेशन है कब उनकी मॉनिटरिंग शुरू कर देनी है। अगर उनमें जो मिकोनियम है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और उनमें जो है ना मिकोनियम मतलब एमनियोटिक फ्लूइड में आता है ना मिकोनियम, तो बहुत ज़्यादा मिकोनियम स्टेनिंग एमनियोटिक फ्लूइड आ रहा है। अब जो है ना फीटल हार्ट रेट जो आप देख रहे थे इंटरमीडिएट, जो आप मैंने कहा था 1 मिनट के लिए पूरा आपने उसको पिनार्ड स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करना है, तो आप ऑस्कल्टेट कर रहे थे, आपको लगा कि एबनॉर्मल हार्ट रेट है, तब आप उसकी मॉनिटरिंग की तरफ जा सकते हो। मदर को फीवर है, ठीक है, और वेजाइनल ब्लीडिंग हुई है, और कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो आपने ऑक्सीटोसिन की मदद से ऑगमेंट की है। तो ऑक्सीटोसिन देने के बाद आपने फिर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रेंथ से होंगी, तो जो ज़्यादा स्ट्रेंथ की कॉन्ट्रैक्शन है वो फीटल को हाइपोक्सिया करवा सकती है, तब आपने उसकी मॉनिटरिंग करनी है। और अगर maternal रिक्वेस्ट है, माँ बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, वो चाह रही है कि उसके फीटस को मॉनिटर किया जाए, तो तब भी जो है ना वो आपने मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि कुछ केसेस में सीटीजी पहला हमारा मॉनिटरिंग लाइट सपोज की ये इंडिकेशन मौजूद है, हम मॉनिटरिंग करने लगे हैं, तो पहला हमारी अप्रोच यही होगी, हम सीटीजी करेंगे। ये नहीं कि पहली अप्रोच ही हमारी इलेक्ट्रोड वाली होगी, इंटरनल होगी, हमारी पहली अप्रोच एक्सटर्नल होगी कि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड फीटल मॉनिटरिंग करनी है। लेकिन कुछ केसेस में सीटीजी जो है वो उसकी क्वालिटी लो आ रही होती है, या फीटस की पोजीशन ऐसी होती है, या मटर्नल बहुत ज़्यादा ओबीस है, उस केस में सीटीजी हेल्पफुल नहीं होती, फिर हमें एफएससी करनी पड़ती है, हमें भी जो है फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड का ऐसा कोई नुकसान नहीं होता फीटस को, और लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि सर्विक्स डायल्यूट हुई हो, फिर ही आपको फीटस का हेड नजर आएगा, आप उसके ऊपर इलेक्ट्रोड रखोगे। और दूसरा, अगर मदर को एचआईवी या हेपेटाइटिस सी है, फिर आप इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, ये याद रखनी है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अच्छा, उसके बाद अब उसने ना सीटीजी की उसने कहा इंटरप्रिटेशन, तो मैं आपको पिछले एक चैप्टर में बताया हूँ, मैं भी आपको ये कहूँगी कि मैं आपको पिछले एक वॉइस नोट में सारी इंटरप्रिटेशन बता चुकी हूँ सीटीजी की, आप वो देख लें, वो सुन लें। और दूसरी बात ये यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ ऑफ फीचर बता देता है कि जो नॉर्मल सीटीजी होती है वो हम काउंट इस तरह से करते हैं कि उसका जो बेस लाइन हार्ट रेट है वो 110 एंड 160 के दरमियान हो, वेरिएबिलिटी 5 एंड 25 बीट्स पर मिनट के दरमियान हो, एक्सेलरेशन जो उसमें मौजूद होनी चाहिए, यानी ट्रांजिट सा जो इंक्रीज होता है हार्ट रेट में, और डिसलेशन उनमें एब्सेंट होनी चाहिए, यानी ट्रांजिट सा जो डिक्रीज होता है हार्ट रेट में। तो ये नॉर्मली हम फीचर्स बताते हैं सीटीजी के। अब वो कहते हैं कि जो ये तो आपने एंटीनेटल सीटीजी पढ़ी थी ना उस चैप्टर में, कि एंटीनेटल सीटीजी जो है वो हम देखते थे कि भाई ये रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है, अगर सारे फीचर नॉर्मल थे तो हम कहते थे रिएक्टिव सीटीजी है। लेकिन जो लेबर के दौरान सीटीजी होती है ना उसकी थोड़ी सी चेंजेस हो सकती हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है एज कम्पेयर टू एंटीनेटल सीटीजी। जैसे अगर लेबर की सीटीजी आप कर रहे हो, इसमें एक्सेलरेशन एब्सेंट भी है, तो ये कोई खतरे वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर इसमें एंड पे और एंड ऑफ लेबर पे जाके थोड़ी सी डिसलेशन आ भी जाती है, तो वो भी कोई डेंजर साइन नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़े से चेंजेस होते हैं। तो उसके बाद वो कह रहा है कि आपने करना क्या होता है कि जो 4 फीचर है ना सीटीजी के, ये सारी बात लेबर की सीटीजी की हो रही है, एंटीनेटल सीटीजी की बात नहीं हो रही। एंटीनेटल की सीटीजी हमने उस चैप्टर में पढ़ी थी। मेथड यहाँ पे भी वही होता है, चीजें यहाँ पे भी वही होती हैं, थोड़ी सी टर्म्स चेंज हो जाती हैं, वो टर्म्स आपको बताने लगी हूँ। अगर आप लेबर में सीटीजी कर रहे हो और ये जो 4 फीचर हैं, बेसलाइन रेट, वेरिएबिलिटी, एक्सेलरेशन, डिसेलेशन, ये चारों को आपने देखना है और चारों को आपने कैटेगराइज करना है कि ये रीअश्योरिंग है, नॉन रीअश्योरिंग है या अब नॉर्मल है, ठीक है।
मतलब बेसलाइन रेट अगर तो बिल्कुल नॉर्मल होगा तो हम कहेंगे रीअश्योरिंग है, अगर वो थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो हम कहेंगे नॉन रीअश्योरिंग है, अगर वो बहुत ज्यादा आगे पीछे हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे ये एबनॉर्मल है। वैसे ही आपने वेरिएबिलिटी देखनी है, अश्योरिंग रीअश्योरिंग है, नॉन रीअश्योरिंग है, ये एबनॉर्मल है, वैसे ही आपने एक्सेलरेशन और डिसेलेरेशन का बताना है। अब जब इन चारों फीचर्स को आपने बारी बारी चेक कर लिया, फिर आपने ओवरऑल रिजल्ट निकालना है कि अगर चारों के चारों फीचर्स रीअश्योरिंग है, यानी चारों के चारों फीचर्स ठीक है, तो सीटीटी नॉर्मल है, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर इन चारों में से कोई एक फीचर जो है वो नॉन रीअश्योरिंग हो गया है और बाकी तीन रीअश्योरिंग है, तो सीटीजी सस्पिशियस है। ठीक है। और अगर दो या दो से ज्यादा फीचर नॉन रीअश्योरिंग हो गए हैं, तो अब सीटीजी पैथोलॉजिकल है, अब कोई मसला है, फीटस हाइपोक्सिक हो रहा है। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखनी है कि जो सीटीजी है वो सिर्फ पैथोलॉजी को शो नहीं करती, बाज़ औक़ात कुछ रिवर्सिबल ऐसी चीज़ें होती हैं, फीटस की पोजीशन ऐसी होती है, या मदर डिहाइड्रेटेड होती है, या मदर फ्लैट लेटी हुई है, इन चीज़ों की वजह से भी सीटीजी एब्नॉर्मल आ सकती है। तो अगर मदर फ्लैट लेटी है, उसकी पोजीशन आपने जो है ना वो लेफ्ट लेटरल करवा देनी है, लेटरल पोजीशन में उसको ले आना है, तो मदर को हाइड्रेट करना है, ये वाली करने के बाद आपने फिर सीटीजी रिपीट करनी है। बहुत ज़रूरी है कि अगर एक दफ़ा सीटीजी एब्नॉर्मल आ जाए, पैथोलॉजिकल आ जाए, फिर आपने उसको रिपीट करना है, डिफरेंट जो है ना वो चेंजेस के बाद, यानी हाइड्रेशन के बाद और मदर की पोजीशन चेंज करने के बाद। लेकिन अगर फिर भी पैथोलॉजिकल सीटीजी आ रही है, फिर आप एफबीएस की तरफ जा सकते हो। अब आप फीटल पे स्कैल्प पे इलेक्ट्रोड रख सकते हो, और अब आप एफबीएस कर सकते हो, फीटल ब्लड सैंपलिंग कर सकते हो। और अगर एफबीएस जो है वो सेफ नहीं है, यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होती हैं, अगर एचआईवी हो, हेपेटाइटिस सी हो, तो फिर हम नहीं ये एफबीएस या एफएससी करते, तब जो है वो आपने फिर जल्दी से जल्दी डिलीवरी करवा लेनी है, क्योंकि आपको लग रहा है कि सीटीजी खराब है, तो फीटस हाइपोक्सिया में चला गया। बाकी उसने बात की है जी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि सीटीजी से सिर्फ आप देखकर, सीटीजी से फैसला करके आप इंटरवेंशन की तरफ ना चले जाएं, कि सीटीजी देखकर आप ये फैसला ना कर लें कि फीटस हाइपोक्सिया में है तो हमें इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी है, हमें सी सेक्शन करना है। सीटीजी के बाद फॉरन इंटरवेंशन शुरू ना कर दें, बल्कि सीटीजी के बाद आप कंसीडर करें कि हम फीटल ब्लड सैंपलिंग ले लें, क्योंकि फीटल ब्लड सैंपलिंग आपको डायरेक्टली दिखा देगा कि क्या फीटस को एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या हाइपोक्सिया डेवलप हुआ है। ठीक है, तो आपने फीटल ब्लड सैंपलिंग को कंसीडर जरूर करना है इंटरवेंशन से पहले। ठीक है। अच्छा, अगली वो बात बता रहा है कि ये जो ईएफएम है, इलेक्ट्रोड फीटल मॉनिटरिंग है, ये अभी कंट्रोवर्शियल है कि लो रिस्क जो लेबर है उसमें ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि इन चीज़ों के यूज़ का फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन इन चीज़ों के यूज़ का एक नुकसान भी हुआ है कि सिजेरियन सेक्शन के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ज़रा सा फीटस जो है ना, ये गलत रिजल्ट भी दिखा देती है, फीटस नॉर्मल होता है, ये दिखा देती है हाइपोक्सिया, तो हम जल्दी से सी सेक्शन की तरफ चले जाते हैं, और इनकी वजह से एंजाइटी का भी रेट बहुत बड़ा है। तो ये भी इनकी चीज़ें जो है वो साथ साथ ही चल रही हैं। आगे बात करते हैं जी पार्टोग्राम की। पार्टोग्राम अब क्या होता है कि ये रिकॉर्ड होता है, ये हमें बताता है, विजुअल असेसमेंट देता है कि लेबर की क्या प्रोग्रेस है। अब लेबर की प्रोग्रेस हम कैसे असेस कर रहे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन कंपेयर्ड विद एन एक्सपेक्टेड नॉर्म, कि नॉर्मली हमने क्या एक्सपेक्ट किया है कि जो सर्विक्स है ना वो 1 सेंटीमीटर पर आवर डायलेट होनी चाहिए, ये नॉर्म है हमारा। अब हम उसको कंपेयर करते हैं कि इस लेबर में वो कितना प्रोग्रेस कर रही है, लेबर कितनी सर्विक्स में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। अब जो है ना आपने ये भी याद रखना है कि जो एक्सपेक्टेशन है ये हमारी, या ये जो लेबर की डायलेटेशन है, ये चेंजेस हैं सर्वाइकल, ये अकॉर्डिंग टू द पैरिटी देखने हैं। जैसे नली पेरस में डिफरेंट प्रोग्रेशन होती है, आहिस्ता से प्रोग्रेस करता है, मल्टी पेरस में थोड़ा जल्दी प्रोग्रेस कर जाता है, तो आपने उसकी नंबर ऑफ पैरिटी भी देखनी है। ठीक है। ताकि अगर स्लो प्रोग्रेस हो, और आप जो है ना वो पार्टोग्राम का फायदा क्या है कि अगर स्लो प्रोग्रेस हो, आप जल्दी से उसको रिकॉग्नाइज करके अप्रोप्रिएट एक्शन कर सको और उसको करेक्ट कर सको। एक की फैक्टर तो मैंने बता दिया कि सर्वाइकल चेंजेस हैं जो मेनली देखे जाते हैं। उसके अलावा वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, डिसेंट ऑफ हेड, स्टेशन ऑफ हेड, अमाउंट एंड कलर ऑफ amniotic फ्लूइड ड्रेनिंग, एंड बेसिक ऑब्जर्वेशन ऑफ maternal वेलबींग, जैसे बीपी, हार्ट रेट, टेम्परेचर, ये सारे भी हम पार्टोग्राम में इंटर कर लेते हैं, और इन सब की मदद से हम एक लाइन बना लेते हैं। वो लाइन हमें बता देती है कि प्रोग्रेशन क्या है, कंडीशन क्या है, स्टेशन कैसा जा रहा है, और जो वेलबींग है वो कैसी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप की फैक्टर देख लो कि कौन कौन से हो सकते हैं। यानी मेन जो थे वो सर्वाइकल चेंजेस थे, लेकिन उनके अलावा हम यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी भी कर सकते हैं, एंगेजमेंट की डिग्री भी देख सकते हैं, स्टेशन भी देख सकते हैं, amniotic फ्लूइड भी देख सकते हैं, मैटरनल वेलबिंग यानी उसका टेम्परेचर, बीपी, पल्स वगैरह भी इंटर कर सकते हैं।